नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अपने डिपार्टमेंट के हेड सुरेश जी के एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की शादी उन्होंने काफ़ी पहले ही कर दी थी। बेटा भी पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा था। एक दिन सुरेश जी ने अपनी पत्नी सुषमा जी से कहा, सुषमा जी, मैं सोच रहा हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूँ और अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊँ। मुझे याद है तुम मुझे रिटायरमेंट लेने के लिए कितना बोलती थी, लेकिन उस समय मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत थीं। माँ बाबूजी की बीमारी और दवाइयाँ, श्वेता और निशांत की पढ़ाई, श्वेता की शादी आदि खर्चे इतने बड़े थे कि घर बैठने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट ले ही लूँ। उनकी बात सुनकर सुषमा जी भी मुस्कुराकर बोली, मैं तो कब से आपसे बोल रही हूँ, अब तो माँ बाबूजी भी नहीं रहे। श्वेता भी अपने घर की हो चुकी है और सुखी है, और निशांत भी नौकरी पर है। उसकी गृहस्थी भी सही चल रही है। अब किस बात की चिंता है आपको? आराम से घर पर रहकर मेरे साथ समय व्यतीत कीजिए। उनकी बातें बराबर वाले कमरे में बैठी उनकी बहू सुनती है और तपाक से आकर बोलती है, बाबूजी, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। क्या आपको पेंशन की कीमत नहीं पता? और अभी आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कहाँ हुई हैं? अपनी बेटी की शादी तो आपने कर ली, लेकिन अभी आपकी पोती सुहानी भी तो है। उसकी शादी कौन करेगा? उसके लिए भी तो पैसे जाने हैं, और वैसे भी घर बैठे हुए क्या आप अच्छे लगेंगे? उसकी बात सुनकर सुरेश जी और सुषमा जी को एक झटका सा लगा। सुरेश जी बोले, बहू, क्या अब अपने रिटायरमेंट पर भी मेरा अधिकार नहीं है? मुझ पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी थी जो मैंने पूरी कर दी। रही बात सुहानी की, तो वो पहले तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। एक दादा होने के नाते जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। और फिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? मैं और निशांत मिलकर सब संभाल लेंगे। कुछ पैसा घर में भी रखा हुआ है। वाह बाबूजी, वैसे तो आप इतना ज्ञान देते हैं कि घर में रखा पैसा चलता ही कितने दिन है। सुषमा जी ने उसे टोकते हुए बोली, आरती बहू, जमीन और घर पैसा नहीं होता, उसके दाम तो रोज बढ़ते ही रहते हैं। बहू भी तुनक कर बोली, मम्मी जी, खाएंगे तो रोटी ही ना, जमीन और घर थोड़े ही ना खाएंगे। और ये बोलकर पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। सुरेश जी आहत से होकर बोले, देखा सुषमा, अभी तो मैंने रिटायरमेंट लिया नहीं और अभी से मेरी रोटी का हिसाब लगने लगा। लेने के बाद तो पता नहीं कैसे दिन देखने पड़े। सुषमा जी उनको समझाते हुए बोली, आप बहू की बातों का बुरा मत मानिए, इसकी तो ज़बान है ही ऐसी। ये तो अपने मायके वालों से भी ऐसे ही बात करती है। आप रिटायरमेंट ले लीजिए, जो पैसे मिलेंगे उन्हें हम बैंक में जमा कर देंगे। उससे जो राशि आएगी उससे हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी आपकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, घर पर रहेंगे तो मैं आपकी अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी। सुरेश जी की तबीयत वाकई अब सही नहीं रहती थी। 6 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक भी आया था। डॉक्टर ने तब भी उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन सुरेश जी घर पर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अब वे खुद थकने लगे थे कॉलेज की जिम्मेदारियों से। अगले दिन ही ऑफिस जाकर उन्होंने रिटायरमेंट का फॉर्म भर दिया। घर आकर जब उन्होंने सुषमा जी को ये बात बताई तो वे भी बहुत खुश हुईं। शाम को जब उन्होंने अपने बेटे निशांत के सामने इस बात का जिक्र किया तो वह भड़क कर बोला, पापा, यहाँ मैं ऑफिस में दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, और आप हैं कि 5 साल पहले ही रिटायर होकर बैठ गए। आखिर आपको हुआ क्या है? सुरेश जी बोले, निशांत, तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई नौकरी लगी थी और तुम्हें कोरोना हो गया था? उस वक्त मैंने तुमसे बोला था कि नौकरी छोड़ दो, मेरे लिए तुमसे बढ़कर पैसा नहीं है। लेकिन आज तुम्हें अपने पिता से ज़्यादा उसकी सेहत और बीमारी से ज़्यादा पैसों की फिक्र हो रही है। यही होता है एक पिता और पुत्र में फ़र्क। निशांत चिढ़कर बोला, अरे पापा, आप बात नहीं समझ रहे हैं, उल्टा मुझे उपदेश दे रहे हैं। सुरेश जी भी बोले, बेटा चिंता मत करो, रिटायरमेंट के बाद मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। अपना और तुम्हारी माँ का ध्यान मैं खुद रख सकता हूँ, तो तुम हमारी चिंता मत करो। मुझे कब रिटायर होना है और कब नहीं, ये मेरा खुद का फैसला होगा,
और ये अधिकार तो मुझे सरकार ने भी दिया है। निशांत को आगे जब कुछ बात नहीं सूझती तो वह अपने कमरे में चला जाता है। 6 महीने बाद सुरेश जी के रिटायरमेंट को मंजूरी मिल जाती है। अब वे अपना पूरा समय घर में ही व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन वे सुबह अखबार वाले का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि अखबार वाला उनके घर अखबार न फेंक कर बाकी सभी के घरों में देकर गया है। वे अखबार वाले को बुलाकर पूछते हैं तो वे बताता है कि निशांत ने ही उसको अखबार डालने को मना किया है। सुरेश जी घर में आकर निशांत से पूछते हैं तो वे बोलता है, पापा पूरे दिन तो आप टीवी देखते ही हैं, तो अखबार की क्या ज़रूरत है फिर। अभी वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहे थे कि उनकी बहू भी तपाक से बोली, बाबूजी अखबार पैसों का आता है, कोई फ्री में नहीं देकर जाता हर रोज़। सुरेश जी तुरंत वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। फिर तो आए दिन घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होने लगी। बहू को उनका कुछ भी करना पसंद नहीं था। एक दिन तो हद ही हो गई, जब रात को सुषमा जी अपना और सुरेश जी का दूध लेकर कमरे में जाने लगी तो बहू ने तुरंत आकर उन्हें टोक दिया, मम्मी जी 2 बार दूध लेने की क्या ज़रूरत है, सुबह आप ले लिया कीजिए और रात को बाबूजी को दे दिया कीजिए। दूध के भाव पता भी हैं कितने चढ़ गए हैं। इस घर में कमाने वाला एक और खाने वाले इतने, तो घर कैसे चलेगा। और वहाँ दूध के छोटे ग्लास रख दिए हैं मैंने, उन्हीं में दूध करा करो। इतने बड़े ग्लास में दूध आप लोगों से पिया भी नहीं जाएगा। सुषमा जी ने अपना दूध वापस फ्रिज में रख दिया और सुरेश जी के लिए बड़े ग्लास से छोटे ग्लास में दूध पलट कर ले गई। उनके हाथों में एक ही ग्लास, वो भी छोटा सा गिलास देखकर सुरेश जी पूछ बैठे, सुषमा जी आपका ग्लास कहाँ है और ये इतने छोटे से ग्लास में क्यों दूध लाई हैं आज आप। सुषमा जी भराए गले को कंट्रोल करती हुई उनसे नजरें चुराकर बोली, आज गरिष्ठ भोजन खाया था ना, तो पेट भरा भरा सा है, मन ही नहीं है दूध पीने का, और रसोई में सारे ग्लास छूटे पड़े हैं, तो आज आप इसी ग्लास में पी लीजिए। लेकिन सुषमा जी आपको तो दूध से दवाई लेनी है, तो फिर दवाई कैसे लेंगी। कोई बात नहीं जी, एक घूंट पानी से ले लूँगी, बोलकर सुषमा जी पानी से दवाई लेकर सुरेश जी के बराबर में आकर लेट गईं। उन्हें पता था कि अगर सुरेश जी ने कुछ और पूछ लिया तो उनकी रुलाई बाहर आ जाएगी। उधर सुरेश जी समझ गए कि बात क्या हुई है। उनसे भी दूध नहीं पिया गया और वे भी बत्ती बुझाकर लेट गए। इधर 2 दिन से सुषमा जी की मालिश वाली भी नहीं आ रही थी। सुषमा जी को गठिया और जोड़ों के दर्द की शिकायत थी, जिसके लिए उन्होंने मालिश वाली लगा रखी थी। वो हर रोज़ आकर उनकी मालिश करती थी। 2 दिन से सुषमा जी को चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रही थी। आज सुरेश जी मालिश वाले को ढूंढने निकले तो वो कॉलोनी के ही एक घर से निकलते हुए मिल गई। सुरेश जी ने जब उससे उनके घर न आने का कारण पूछा तो वो बोली, बाबूजी मैं क्या करूं, आरती बहू ने ही मुझे मना किया है कि अब से मालिश करने मत आना। ये बात सुनते ही सुरेश जी उसे 1 महीने का एडवांस दे देते हैं और उसे कल से ही आने को बोल देते हैं। उसके बाद सुरेश जी बाजार निकल गए और दूधिया से दूध बांध लिया। फिर सब्जी बाजार जाकर फल, सब्जी और किराने की दुकान से राशन का सामान भी खरीद लिया। सामान रिक्शे पर लदवाकर वो घर ले आए। घर में घुसते ही सुषमा जी को आवाज़ लगाकर बोले कि अब से हम दोनों का खाना अलग बनेगा। उनकी बात सुनकर सुषमा जी ने उन्हें ऐसा करने को मना करती हैं और कहती हैं, ये अब क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे जी। जब हमारी खुद की औलाद को ही लोगों की चिंता नहीं है तो हम माँ बाप होकर क्यों चिंता करें। मैं आपको यूँ तिल तिल घुटते नहीं देख सकता। उनकी बातें सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनकी बहू आकर वहीं चिल्लाने लगती है, क्या बात है बाबूजी, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, लगता है आपका दिमाग सठिया गया है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद आदमी बौखलाने ही लगता है, जैसे आप बौखला रहे हो। बहू की तेज चलती जुबान को सुनकर भी दोनों पति पत्नी चुप रहे। उस दिन बहू ने बहुत हंगामा किया। निशांत के आने के बाद सुरेश जी ने उससे 2 टूक बात की, लेकिन निशांत ने अपनी पत्नी की गलती नहीं मानी और उल्टा अपने माँ बाप को ही बुरा भला कहने लगता। तब सुरेश जी बोलते हैं, तुम दोनों भूल रहे हो कि मैंने काम से रिटायरमेंट ली है, अपनी ज़िंदगी से नहीं। सोचने समझने की शक्ति अभी भी मुझ में उतनी ही है। तुम बेटे हो तो तुम्हें घर से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। एक काम करो, ऊपर एक कमरा खाली पड़ा है, अपना सामान वहीं रख लो। दूसरा कमरा और नीचे का तुम्हारा कमरा मैं किराए पर दे रहा हूँ। हम पति पत्नी 2 कमरे के पोर्शन में रहेंगे। ये बात सुनते उनकी बहू आरती भी तपाक से बोली,
बाबूजी, ये कौन सी बात हुई? हमें एक कमरा और खुद के लिए दो दो कमरे? तो सुषमा जी बोली, बहू, पहली बात तो पूरा घर ही हमारा है। हम चाहें तो तुम्हें एक भी कमरा ना दें। दूसरा, नीचे एक कमरा हम श्वेता के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है, हमारे पैसों से नहीं। इसलिए जब वो आएगी तो आराम से अपने कमरे में रहेगी। और हाँ निशांत, तुम अपने पोर्शन का किराया और बिजली के बिल के पैसे हर महीने की पहली तारीख को मुझे दिया करोगे, वरना चाहो तो बाहर भी किराए का एक कमरा ले सकते हो। उसमें भी हमारा फ़ायदा ही है। हम ऊपर का पूरा पोर्शन ही किराए पर दे देंगे। लेकिन अब से तुम हमारे लिए बस हमारे किराएदार हो और कुछ नहीं, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के खाने पीने और उनके खर्चों का हिसाब रखने लगे, उन्हें जीवन का हिसाब किताब समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके लिए दुनिया हमें कठोर भी कहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशांत और आरती अपना समूह लेकर अपने कमरे में चले गए और फिर कुछ ही दिनों में ऊपर शिफ्ट हो गए। 4 कमरों के पोर्शन से निकलकर एक कमरे में गुजर बसर करने में उन्हें बेहद मुश्किल हो रही थी। श्वेता को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे सारी बात पता चली तो उसने फैसला अपने माँ बाप पर ही छोड़ दिया। अब आए दिन छोटी छोटी बातों के लिए आरती और निशांत में बहस होने लगी। एक दिन निशांत आरती से कह रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारे लालच और स्वार्थ ने ही आज हमें यहाँ पहुँचा दिया है। यहाँ तक कि उनकी बेटी सुहानी भी इस सब के लिए अपने माँ बाप को ही दोषी ठहरा रही थी। एक दिन दोनों पति पत्नी नीचे अपने सास ससुर के पास आए और माफ़ी मांगने लगे। उनकी बात सुनकर सुषमा जी बोली, ये तो पराए पेट की थी, ये हमारे दर्द को क्या समझती, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे, तुमने भी कहाँ समझा हमें। सच कहा है किसी ने, जब बेटा अपना ना हो तो बहू को दोष नहीं देना चाहिए। कितना आसान होता है अपना दोष पत्नी पर डाल देना, लेकिन स्वार्थी तो तुम भी हो गए थे। अखबार तो तुम्ही ने बंद करवाया था ना अपने पापा का। 2 रुपये का अखबार तुम्हें पापा से ज़्यादा प्यारा हो गया। और बहू, तुमने भी तो मेरी मालिश वाली को मना कर दिया था ना। आरती सास के पैर पकड़ते हुई बोली, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आप लोगों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। आज के बाद ये गलती नहीं होगी। जैसा आप दोनों चाहेंगे इस घर में वैसे ही होगा। बस हमें माफ़ कर दीजिए। सुरेश और सुषमा जी ने दोनों को माफ़ करने में कुछ समय तो लिया, लेकिन माफ़ करने के साथ साथ सुरेश जी ने कुछ बातें निशांत के सामने खोल दी। बेटा, तुमने रिश्तों से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया, तो अब तुम्हें पैसों का महत्व भी पता चलना चाहिए। मैं सुहानी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठाओगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे पैसों पर और मेरे फैसलों पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। और हाँ, इस घर में मेरी पत्नी का अपमान हो यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखना। बाकी मेरे बाद सब कुछ तुम ही लोगों का है। निशांत और आरती को पछतावा होता है, लेकिन अब आगे से ऐसा ना हो ये सोचकर वो माँ बाप के पैर छू लेते हैं और घर में से पहले के जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।